इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। शॉर्ट में इसी को ही हम ई एम वेव बोल देते हैं, ई फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। अब इसमें एक टॉपिक हुआ करता था, मैं ये भी बता दूं आपको, आवाज में इश्यू आ रहा है बेटा कोई? बेटा आवाज में कोई इश्यू आ रहा है आप लोगों को? जल्दी बताओ, आवाज क्या बताओ? वीडियो तो ठीक आ रही थी, सही बेटा, क्लियर है बेटा। हाँ, तो ईएम वेव स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं आपको पढ़ना कैसे है। मैंने जो आपको ग्रुप में नोट्स भेजे हैं वो पूरे नोट्स हैं, पूरे नोट्स मतलब पिछली से पिछली साल के नोट्स हैं, लेकिन पिछली साल और इस साल में सिलेबस थोड़ा कट हो गया है ना, तो आपको स्टार्टिंग के 3 पेज कट कर देने। उसमें एक टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट करंट, वो इस साल आपके सिलेबस में नहीं है। तो आपको जो मैंने नोट्स भेजे हैं उसमें सबसे पहली हेडिंग यही होगी। देखो आप नोट्स यदि देखना चाहोगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पहली हेडिंग है डिस्प्लेसमेंट करंट, वो अब आपको नहीं पढ़नी, ठीक है। तो यहां अपना यानी इस पूरे चैप्टर में जो समझाने का था वो कट चुका है, जिसपे आपको थोड़ा सा दिक्कत होती वो हट चुका है, तो आपके लिए बहुत आसान रह गया है। हाँ हाँ, कट कर सकते हो आप। हाँ, और नोट छोटे से है, बिल्कुल है ही, आप टेंशन क्यों ले रहे हो। अब आ जाइए, तो मैं थोड़ा सा 11th कंजड़ा नोट पढ़ाऊंगा पहले। 11th कंजड़ा नोट, 11th कंजड़ा समझते हो ना? कंजड़ा नोट मतलब रिवीजन नोट। यदि 11th में पढ़े होते सब लोग तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, अब आ जाइए, वो जो कट हुआ है वो बता दी। अरे बता तो दिया, डिस्प्लेसमेंट करंट देखिए। एक मिनट आप लोग चलिए। तो 11th कंजड़ा नोट से स्टार्ट करते हैं, यानी पहले मुझे थोड़ा 11th पढ़ाना पड़ेगा। आप लोग भाई पिछली साल भी कोरोना पीरियड रहा था तो शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, तो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ने से पहले वेव पढ़ते हैं। हालांकि बेटा जब वेव ऑप्टिक्स आएगी तो मैं और डिटेल में जाऊंगा थोड़ा सा। जैसे सेकंड बुक आएगी तो पहले रे ऑप्टिक्स पढ़ाऊंगा, फिर वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स में मुझे थोड़ा और डिटेलिंग की जरूरत पड़ेगी, तो मैं दोबारा से 11th रिवीजन नोट पढ़ाऊंगा। अभी जितना मतलब है उतना सुनिए। देखिए, जब वेव पढ़ाई जाती है बच्चे को पहली बार, तो पानी में कंकड़ी मार देते हैं, रस्सी को जर्क दे देते हैं, ऐसे स्टार्ट की जाती है बिगनर लेवल पे। तो चलिए मैं भी रस्सी ले लेता हूं। देखिए बेटा, सबसे पहले यदि ये कोई रस्सी का एक एंड रिजिडली क्लैंप और एक मेरे हाथ में फ्री है, ठीक है। अब देखना, सपोज करो मैंने इसमें जर्क दिया, यहां मेरा हाथ है और मैं इसको जर्क दे रहा हूं, तो सबको पता है जर्क इस तरीके से आगे बढ़ेगा, है ना। यदि सिंगल जर्क दिया है तो मैंने, एक होता है, देखो दो चीज समझना, एक होता है कि रस्सी को मैं कंटिन्यूअसली हिलाऊं, एक होता है एक सिंगल जर्क दिया। हालांकि ये नॉर्मल रस्सी में देखना इतना बड़ा एम्पलीट्यूड दिखता नहीं है, जो बर्थडे वाले कागज होते हैं ना उनको कर लोगे तो शायद थोड़ा बहुत दिखने लग जाए, लेकिन सच्चाई है स्ट्रिंग में वेव की जो शेप होती है वो यही होती है। अब आपको इसमें पढ़ना क्या है, सुनिए। देखिए वेव ना दो तरीके, वेव के जो चलने का अंदाज होता है, वो दो तरीके का होता है, ठीक। अब आज ये दो तरीके का होता है। यदि वेव यानी टाइप ऑफ वेव मोशन की बात करें तो टाइप ऑफ वेव मोशन, उसमें एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन और एक होता है ट्रांसवर्स वेव मोशन। ये 11th में था। एक होता है ट्रांसवर्स वेव मोशन और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन। अभी आप बस ट्रांसवर्स वेव मोशन को समझ लो, हालांकि थोड़ा सा लॉन्गिट्यूडनल जब वेव, बिलीव मी, वेव ऑप्टिक्स आएगी तो मैं डिटेल पढ़ाऊंगा दोबारा से। अभी फिलहाल बस ट्रांसवर्स वेव मोशन को पढ़ लो। वेव के चलने का अंदाज वो क्या होता है कि यदि ये क्या का एरो है, ये बताओ, ये किस चीज का एरो है, वेव के चलने का। वेव माने डिस्टरबेंस, वेव माने एनर्जी, कि सिर्फ एनर्जी आगे बढ़ रही है। अच्छा, वेव में क्या होता है, कोई पार्टिकल आगे नहीं बढ़ता। एक चीज और क्लियर कर देता हूं, वेव में सिर्फ एनर्जी आगे बढ़ती है। एनर्जी टू एनर्जी मतलब हैंड ओवर होती है आगे, 1 ऐसे करके। जैसे सपोज करो कई सारी साइकिल खड़ी हुई है लाइन से, एक साइकिल गिर जाए तो तर 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 साइकिलें गिरती चली जाती है। क्या हुआ इसमें, एनर्जी ट्रांसफर हुई, जबकि पहली वाली साइकिल अभी भी वही है, साइकिल वही है। समझना मेरी बात को, साइकिल वही की वही खड़ी हुई है, लेकिन साइकिल के थ्रू बाकी तर 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 तर
एनर्जी आगे पहुंच गई। अच्छा, जब बंदूक से गोली चलती है धाए, तो उसमें खुद गोली आगे जा रही है, ये वेव नहीं है। जब बंदूक से गोली आपने फायर कर दी, तो जब गोली जा रही है तो ये वेव नहीं है, ये पार्टिकल का मोशन है, ये जिसमें पार्टिकल खुद जा रहा हो एनर्जी लेके, समझ गए? यानी गोली खुद लेके जा रही है एनर्जी, और गोली जब किसी एनिमी को हिट करेगी तब वो मर जाएगा, तो खुद गोली गई एनर्जी लेके। जबकि जो साइकिल वाला एग्जांपल किया, या फिर एक मिनट, मैंने यहाँ पे कई सारे पेंडुलम लटका दिए, एक चीज समझिए, कई सारे पेंडुलम लटका दिए है ना, एक जैसी लेंथ के, ठीक है। पहले तो दिमाग में एक चीज निकाल दो, जैसे पोटेंशियल एनर्जी का मतलब mgh डाल रखा था ना आपने स्टार्टिंग में, mgh असली पोटेंशियल एनर्जी mgh, तो केवल mgh नहीं होती पोटेंशियल एनर्जी, तो केवल ये ऐसे करके चले यही वेव नहीं होती, समझना, केवल ऐसे करके चले यही वेव नहीं होती, या पानी में कंकड़ी मार दिया वो सर्कुलर रिपल्स बनने वैसी वेव चलेगी ना। वेव की शेप तो इनफाइनाइट तरीके की हो सकती है। शेप कितनी तरीके की होती है? केवल स्फेरिकल होती है, केवल सिलेंड्रिकल होती है, केवल कॉनिकल होती है, ये कुछ स्टैंडर्ड शेप है। लेकिन शेप तो कैसी भी हो सकती है भैया, आड़ी टेढ़ी तिरछी, वेव की शेप कैसी भी हो सकती है। तो पहले तो अपने दिमाग में से केवल शेप वाली चीजें ना दिमाग से हटाना। अब मैं पेंडुलम वाला एग्जांपल दे रहा हूं। यदि मैंने यहाँ रस्सी को यूं करके छोड़ा, एक पेंडुलम को डिस्टर्ब करके छोड़ा है ना, तो ये पेंडुलम यूं जाएगा टक, उसको हिट करेगा, फिर उसमें एनर्जी आ जाएगी, फिर ये उसको जाके हिट करेगा टक, तो तुम्हें एक आवाज आ रही होगी टक 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 टक, धीमे धीमे एनर्जी यहां तक पहुंच जाएगी। लेकिन एक सिंगल पेंडुलम, बताना, एनर्जी यहां से इनिशिएट करी थी लेकिन वहां तक पहुंच गई, ये वेव है, ये भी वेव है। जब एनर्जी ट्रांसफर होती चली जाए, लेकिन जो इंटरविनिंग पार्टिकल है वो बताना, जहां से एनर्जी शुरुआत होती, क्या पेंडुलम वहां पहुंच गया? नहीं पहुंचा, ये पेंडुलम वही है। हाँ, बस इतना जरूर होता है कि जैसे जैसे एनर्जी जिस पार्टिकल पे पहुंचेगी वो ऑसिलेशन मोड में आ जाएगा। ये जरूर है कि जैसे एनर्जी इससे फिर इससे बताना, जैसे वहां तक एनर्जी पहुंच गई, ये भाई साहब क्या कर रहे होंगे, ये ऑसिलेशन करना स्टार्ट कर देंगे। बस इतना होता है वेव मोशन में, यानी वेव जाती है, जिस पार्टिकलों को छू के जाती है उसमें ऑसिलेशन डेवलप हो जाता है और वेव एनर्जी आगे चली जाती है, और पार्टिकल कोई नहीं आगे जाता। आइए इसको और देखते हैं, यानी इसको और देखते हैं। अब मुझे कोलिजन वाला वीडियो मुझे नहीं ध्यान आ रहा, चलिए अब इसको और देखते हैं ना, वेव को। बताना, यदि मैंने यहां जर्क दिया, आप देख रहे हो ये एनर्जी जर्क आगे जा रही है, रस्सी नहीं आगे जा रही। बताना, यदि मैं यहां पर एक रिबन बांध दूं, क्रॉस करके रिबन बांध दिया मैंने, है ना, रिबन बांध दिया, ये क्रॉस जो है इसको आप रूमाल मान लेना, रिबन बांध देना। अब आप बताना, ये जो रिबन है वो अभी भी यहीं की यहीं है कि नहीं? बताना, मैंने रस्सी पर कहीं पे टिक लगा दिया, निशान लगा दिया, रूमाल बांध दिया। अब आप बताना, ये जो जब एनर्जी इस रूमाल पे पहुंची तो रूमाल अब यहां आ गया, अप एंड डाउन बोलो, एनर्जी आगे चलेगी, रूमाल भाई साहब वही देखे। इससे क्या साबित हो रहा है कि सिर्फ एनर्जी आगे जा रही है, पार्टिकल नहीं आगे जा रहे। इसे तो बोलते हैं वेव। और डिटेल के लिए वेट करो वेव ऑप्टिक्स। अब वेव के चलने के दो अंदाज होते हैं। जैसे हम इंसान भी देखो, जो नॉर्मल भीड़ में आदमी ऐसे चलेगा, उसके चलने का अंदाज अलग होगा। जिम में से जब आदमी निकल के आता है एक्सरसाइज करके, सर नमस्ते, है ना, हाथ उसके यूं हो जाते हैं जैसे खपच्ची बांधी हो, यार नीचे ही नहीं होते, यूं हो जाते हैं। रैंप पे मॉडल अलग तरीके से चलती है, आर्मी के भी चलने के अलग अंदाज होते हैं। आर्मी का बंदा जो होता है, आर्मी वाला बंदा, हाँ, उसका चलने का, जब परेड का, जब वही बंदा परेड का हिस्सा बन जाता है तो उसका चलने का अंदाज अलग होता है। तो आदमी कई तरीके से चल सकता है। अक्षांश बोला है जैसे दारू पी ले तो उसके चलने का अंदाज कुछ और हो जाता है, बिल्कुल ठीक है ना। एक बार एक आदमी यूं करके ताला खोल रहा था दारू पी के, ठीक है, यूं करके, अब ताला, अब इतनी दारू पी रखी थी कि चाबी घुसी नहीं रही थी ताले में। तो एक आदमी ने मदद के लिए बोला, ला मैं खोलूं? तो बोलता है नहीं नहीं, बस तू घर को पकड़ ले, तू घर हिल रहा है, नहीं, तू घर को पकड़ लेता। ऐसी एक और सिचुएशन एक और कि साला एक आदमी सिगरेट से ताला खोल रहा था, दारू पी रखी थी और सिगरेट से ताला खोल रहा था, खोले ही नहीं। तो एक आदमी ने कही, भाई ऐसे कैसे, जब बहुत देर होगी तो एक आदमी ने कहा, ऐसे कैसे खुल जाएगी, सिगरेट से तू ताला खोल रहा है? जी सिगरेट है तो तेरी, तो थोड़ी देर पहले मैं जो पी रहा था वो क्या थी? मतलब कुछ भी। चलिए फिलहाल तो, लेकिन आदमी के चलने के अंदाज 36 हो सकते हैं, लेकिन वेव के चलने के अंदाज 2 होते हैं। 2 ही अंदाज से वेव चलती है, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। जिसमें ट्रांसवर्स कैसे चलती है प्लीज समझिएगा, ट्रांसवर्स वेव कैसे चलेगी। जैसे ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, इमेजिन करना, ठीक है।
और पार्टिकल एक्स एक्सिस पे सजे हुए यूं करके, ये पार्टिकल है। ओके, अब यदि एनर्जी देखो, वेव एनर्जी ऐसे जाएगी, वेव एनर्जी, वेव मतलब सिर्फ एनर्जी जाना, हम खाली वेव के साथ एनर्जी भी बोल देना तो भी चलेगा, वेव एनर्जी डिस्टरबेंस। तो बताना, वेव के चलने का अंदाज ये होता है कि पहले एनर्जी इस पार्टिकल पे पहुंचेगी, फिर इस पे पहुंचेगी, फिर इस पे पहुंचेगी, फिर इस पे पहुंचेगी, फिर इस पे पहुंचेगी, ऐसे ऐसे करके तो पहुंचेगी। तो यदि एनर्जी इस पे पहुंचेगी और ये ऐसे ऑसिलेशन मोड में आ जाए, ऐसे, फिर एनर्जी इस पे पहुंचेगी, ये ऐसे ऑसिलेशन में आ जाए, फिर एनर्जी इस पे पहुंचेगी और ये ऐसे ऊपर नीचे ऑसिलेशन करने लगे, मतलब एनर्जी या वेव वेलोसिटी तो एक्स डायरेक्शन की ओर जा रही है। बताना, हर अगले पल एनर्जी आगे बढ़ रही है, हर अगले पल एनर्जी आगे बढ़ रही है, एनर्जी तो आगे जा रही है ना, लेकिन जो रास्ते में पड़ने वाले पार्टिकल है वो ऐसे वाइब्रेट करें, ऐसे, मतलब वेव ऐसे जाए और पार्टिकल ऐसे ऐसे वाइब्रेट करे, यानी वेलोसिटी और वाइब्रेशन परपेंडिकुलर हो, तो ये ट्रांसवर्स वेव मोशन होता है। यानी वेव जिधर जा रही है पार्टिकल उसके परपेंडिकुलर ऑसिलेट करें। तो बताओ वेव किधर जा रही है इसमें, एक्स एक्सिस की ओर, एक्स एक्सिस की ओर यानी वेलोसिटी, लेकिन पार्टिकल किधर ऑसिलेट कर रहे हैं, वाई डायरेक्शन में। जिसका जीता जागता एग्जांपल ये रहा, दिखाता हूं कैसे। बताओ वेव किधर, मान लो इसको हम एक्स एक्सिस मान लें, तो बताइए वेव किधर जा रही है, एक्स एक्सिस की ओर जा रही है। बताओ एनर्जी धीमे धीमे आगे शिफ्ट हो रही है एक्स एक्सिस की ओर, लेकिन यदि मैं इस रिबन को कॉन्सेंट्रेट करूं, इस रिबन को, जो मैंने रुमाल बांध दिया था, रिबन बांध दिया था, इसकी हरकत को गौर से देखो, तो बेटा इस रुमाल ने ये ऊपर नीचे हुआ होगा कि नहीं, ये ऐसे ऐसे हुआ होगा जब एनर्जी यहां पे पहुंची होगी, तो बोलो। अच्छा, या फिर एक मिनट ध्यान दो, यदि मैं यहां से कंटिन्यूअसली जर्क देता रहूं, यूं करके जर्क देता रहूं, है ना, अप एंड डाउन, तो ये अप एंड डाउन हो रहा होगा ना। तो गौर से देखो, वेव इसको छू के ऐसे गई इधर की ओर, लेकिन पार्टिकल ने ऐसे ऑसिलेट किया, तो ये कौन सा, इस टाइप का, इस अंदाज का वेव मोशन क्या कहलाता है, ट्रांसवर्स वेव मोशन। इसको ट्रांसवर्स वेव मोशन बोलते हैं। इसमें एक ऑप्शन और है, इसी रस्सी में एक चीज और दिखा देता हूं, शायद अच्छा लगे। जैसे ये रस्सी है, ठीक है, थोड़ा सोचना, ये जर्क मैंने ऐसे दिया है, इसमें जर्क में ऐसे भी दे सकता हूं, फील करना मेरी जितनी आर्ट है ऐसे करके, होपफुली आप समझ पाए कि आप कभी क्या कहना चाह रहे हैं, बताना। वैसे मैंने आज एनिमेशन भी भेजे हैं, उससे काफी कुछ मदद मिलेगी, समझ गए। देखो रस्सी को यूं करके, ठीक है, रस्सी को यूं करके जर्क दिया था अभी थोड़ी देर पहले, है ना, यूं। अब रस्सी को यूं जर्क दे रहा हूं मैं, वहीं पे क्लैंप है जहां पहले क्लैंप थी, बस यूं जर्क दे दिया। तो अभी भी बताना, ये वेव किधर जा रही है, एक्स एक्सिस की ओर, पार्टिकल वाई की ओर ना होके जेड की ओर ऑसिलेट कर रहे हैं, पार्टिकल वाई डायरेक्शन ना होके जेड की ओर ऑसिलेट कर रहे हैं, बस इतना अंतर आ गया, तो भी ये ट्रांसवर्स वेव कहलाएगी। ये होता है ट्रांसवर्स वेव मोशन, ठीक है। अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल की जरूरत नहीं पड़ेगी इस चैप्टर में, इसलिए मैं अभी इसकी बात नहीं कर रहा हूं, अभी नहीं, लेकिन टेंशन मत लो, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, वेव ऑप्टिक्स में मैं सिखाऊंगा क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल की। अब ये तो था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वो सॉरी 11th का एक पहला नोट, हाँ, वो टेंशन मत लो सुमित, एनिमेशन पे भी मैं आऊंगा, वो क्या था वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी ये बताओ, ये समझ में आ गया कि ट्रांसवर्स वेव मोशन क्या होता है। अब इसकी एक इक्वेशन हुआ करती थी, जैसे एक बात बताओ, वेव मोशन में एक मैथमेटिक्स होती थी, जैसे सर्किल की अपनी एक इक्वेशन होती है, स्ट्रेट लाइन की अपनी एक इक्वेशन होती है, इलिप्स की अपनी एक इक्वेशन होती है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो तो तीन तीन इक्वेशन होती है, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। ऐसी एक वेव इक्वेशन होती है, सुन लीजिए, जो 11th में आ चुकी थी, ध्यान रखना, एक वेव इक्वेशन भी होती है, ठीक है ना। वेव इक्वेशन वो क्या होती है, वो किस शेप में होती है। अच्छा, जैसे मैं यूं लिख दूं 3x प्लस 2y इक्वल टू 8, तो देखती पहचान जाओगे, ये तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है ना, इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज स्ट्रेट इन अ प्लेन। ये अब ऐसे ही आइए एक वेव इक्वेशन और समझ लीजिए, ठीक है, वेव इक्वेशन, क्योंकि इसके कुछ सवाल है ईएम वेव में, तो आपको रटने नहीं पड़ेंगे यदि इसे समझ लोगे तो। वेव इक्वेशन, जैसे सपोज करो मैंने ये वेव ली, ठीक है, और ये जर्क दे दिया इसमें यूं करके, मैं जर्क दिए जा रहा हूं, इमेजिन करो मैं जर्क दिए जा रहा हूं, है ना, एक रस्सी है, खूब लंबी रस्सी है, वो पता नहीं कहां एंड है, मैं यहां से जर्क दिए जा रहा हूं, यहां पे मेरा हाथ क्लैंप है, मतलब मेरे हाथ में ये वाला एंड, और मैं रस्सी को जर्क दिए जा रहा हूं, ठीक है, जर्क आगे बढ़ चुके हैं, एनर्जी आगे जा चुकी है। अच्छा, यदि मैं जर्क
अब हर थोड़ी देर के बाद फोटो खींचू, मैं थोड़ी देर के बाद का फोटो खींचू, तो थोड़ी देर के बाद का जब फोटो खींचूंगा तो हो सकता है फोटो ऐसे आए। बोलो, मानते हो इस बात को? क्योंकि मेरा हाथ इस समय यहां है, अगले बार फोटो खींचू तो हाथ मेरा ऊपर भी होगा। देखो मेरे हाथ को फील करिए, कभी मेरा हाथ नीचे भी हो सकता है, ऐसे करके। बोलो, अभी ठीक है, मेरे ये क्या चीज है, ये मेरा हाथ है और ये मेन पोजीशन थी, तो मेरा हाथ कभी यहां होगा, कभी मेरा हाथ ऊपर होगा, कभी हाथ ऐसे होगा, कभी और नीचे होगा, ऐसे करके ये। अब सुनिए, बताना स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की बात करें, x प्लस 2y इक्वल टू 7, तो क्या खूबसूरती होती है कि तुम मुझे x दो, हम तुम्हें y बता देंगे। यही तो मतलब होता है कि एक वैल्यू बताओ तो दूसरी बता देते हैं। ऐसे ही इसमें बताना, यदि मैं इसको y एक्सिस मान लूं, ठीक है, और इसको x एक्सिस मान लूं, इसको y एक्सिस मान लूं, इसको x एक्सिस मान लूं, तो बताना रस्सी में कितने सारे पार्टिकल है? रस्सी जो सीधी थी पहले, कभी कई सारे पार्टिकल है। तो वेव इक्वेशन में जो वेव इक्वेशन का मतलब होता है वो ये होता है, हम किसको वेव इक्वेशन बोलते हैं कि हम यहां, जैसे मुझे इस पार्टिकल का, अभी आप एक चीज और समझिए, मैं जो बोल रहा हूं ना पार्टिकल, मैं इसमें कितने रिबन बांध सकता हूं ये बताओ, रस्सी में कितने रिबन बांध सकता हूं? मैं रिबन यहां बांध सकता हूं, यहां बांध सकता हूं, यहां बांध सकता हूं, इनफाइनाइट रिबन बांध सकता हूं। इमेजिन करो, एक रिबन ये रहा, एक रिबन ये रहा, और एक रिबन ये रहा। मैंने जब रस्सी सीधी थी, जब रस्सी सीधी थी तो मैंने 3 रिबन बांधे थे। इमेजिन करो, 3 रिबन बांधे थे, है ना। और कुछ देर के बाद जब रस्सी को मैं हिला रहा था तो रिबन ये रहा, एक रिबन यहां पर है और एक रिबन यहां पर है। आपको एक चीज दिख रही है यहां पर? तो वेव इक्वेशन वो होती है जिसके अंदर ये क्षमता हो कि वो किसी भी रिबन का वाई बता सके। इस वाले का वाई कितना है, मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट हो चुका है, इसका कितना वाई हो चुका है, मतलब जैसे ये एक, सर ये 1 सेंटीमीटर है, सर ये 5 सेंटीमीटर है, सर ये -2 सेंटीमीटर है। समझ रहे हो? कुछ तो बताना, ये जो रिबन है इसका कुछ तो वाई होगा। जब रस्सी सीधी थी कुछ देर पहले तो ये सब सीधे थे, ये वाला रिबन यहां था, ये वाला रिबन यहां था, ये वाला रिबन, सब एक ही ऐसे करके सीधे पड़े हुए थे रिबन। लेकिन जैसी रस्सी में वेव आई, है ना, रस्सी में वेव आई तो कोई रिबन कहीं और है, कोई रिबन की पोजीशन कहीं और है, कोई रिबन की पोजीशन कहीं और है। थोड़ी देर के बाद फिगर देखोगे तो ये वाला रिबन हो सकता है यहां मिले, ये वाला रिबन ऊपर मिले, है ना। ये वाला रिबन अगले फिगर में देखोगे तो ये रिबन कहीं और मिलेगा। अगले फिगर में मान लो ये t इक्वल टू 0वें सेकंड का फिगर है, ये t इक्वल टू 3 सेकंड का फिगर है, ये t इक्वल टू 6 सेकंड का फिगर है। तो आप गौर से देखिए, मुझे तो वेव इक्वेशन वो होती है जो किसी भी रिबन का वाई बताने की क्षमता दे दे। वाई बताओ, वाई माने डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल। वाई माने अच्छा बताइए, ये रिबन कर क्या रहा है? ये ऑसिलेशन कर रहा है ना, ये ऑसिलेशन कर रहा है ना। ये रिबन क्या कर रहा है? ये अपना ऑसिलेशन कर रहा है, ये रिबन अपनी जगह पे ऑसिलेशन कर रहा है। बस अंतर ये है कि ये सेम फेज में नहीं है। अब तो सेम फेज भी जानते, अब तो ये भी जानते हो ना फेज, क्योंकि समझ गए कि नहीं समझ गए? बस अंतर ये कि ये फेज में नहीं है, क्योंकि जब ये नीचे आ रहा होगा हो सकता है ये ऊपर जा रहा होगा। वाइब्रेट और ऑसिलेट सब पार्टिकल कर रहे हैं, रस्सी में मौजूद हर पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, हर पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है रिबन में, ठीक है, और एक जैसी फ्रीक्वेंसी से कर रहा है सारा पार्टिकल, बस उनका फेज में ही तो अंतर है। अब मुझे इसका वाई पता करना है, तो सुनिए, अब एक मिनट मुझे बताना, जैसे मैंने इक्वेशन लिखी v बराबर u प्लस 80, या आई कुछ दिनों पहले आई पढ़ा है आपने, आई नॉट साइन ओमेगा टी, है ना। वो इक्वेशन जब करंट का ग्राफ खींचते थे तो कुछ इस टाइप का आता था करंट का। बताना, मैंने आपसे पूछा मुझे करंट बताइए, तो ये करंट ना टाइम का फंक्शन होता था, और अच्छे से लिखें तो बोलो। तो इस इक्वेशन को क्या चाहिए था कि तुम मुझे टी दो, तुम मुझे टी दो, मैं तुम्हें आई दूंगा। तो इस वर्ड का क्या मतलब है? जैसे मैंने 2 डाल दिया, 2 इज फॉर सेकंड, मतलब सेकंड में, तो इसका मतलब कभी ये जानना चाहता है कि दूसरे सेकंड करंट कितनी होगी। इसका क्या मतलब है? आई इक्वल टू, इसमें 3 लिख दो, तो कभी ये जानना चाह रहा है कि तीसरे सेकंड करंट कितनी होगी। आई, ठीक है, 8 डाल दिया, 8वें सेकंड करंट कितनी होगी, तो आई इज अ फंक्शन ऑफ टी। ऐसी इक्वेशन पढ़ी है ना, यहां टी डालो करंट पता करो, टी डालो करंट पता करो। जैसे I2 पता करना है तो आई नॉट साइन ओमेगा इंटू 2, यानी जो टी है वो टी यहां डाल दीजिए। आई इज अ फंक्शन ऑफ टी,
लेकिन जो वेव इक्वेशन होती है जिसका हम y पता करना चाहते हैं वो केवल t का नहीं, वो x और t दो का फंक्शन होता है। x और t दो चीजों का फंक्शन होता है, ध्यान रखना। दो चीजों का फंक्शन बताता हूं, आप अच्छे से समझोगे। ये तो सिर्फ t का फंक्शन होता है। मैंने कहा बेटा मुझे करंट बताना, तो आप कहोगे अच्छा बताओ। जैसे मैंने कहा बेटा करंट बताना, तो आप कहोगे किस सेकंड बताएं सर। बेटा करंट बताना सर किस क्षण बताएं। बेटा करंट बताना सर किस पल बताएं। छठे सेकंड, आठवें सेकंड, 9वें सेकंड, 15वें सेकंड, क्योंकि हर पल करंट अलग अलग होगी। लेकिन अब मैं पूछता हूं कि बेटा वाई बताना। जैसे मैंने यहां पूछा करंट बताना, तो आपने बोला किस सेकंड। अब मैं पूछता हूं वाई बताना, तो आप क्या पूछोगे पता है? किस पार्टिकल का और किस समय। यह क्वेश्चन दो हो जाएंगे। यदि मैंने पूछा वाई बताओ, तो आप पता है क्या बोलोगे? सर किस पार्टिकल का और किस समय। किस पार्टिकल का। और इसको मीनिंगफुल बताता हूं। जैसे यदि मैंने यहां लिख दिया y23, तो व्हाट डज इट मीन? पता है कभी क्या जानना चाह रहा है? मान लो x सेंटीमीटर में है और t सेकंड में, तो पता है क्या, मैंने x की जगह 2 रखा है, t की जगह 3 रखा है। अब फील करोगे तो समझ में आएगा। कभी ये जानना चाहता है कि जो 2 सेंटीमीटर पर पार्टिकल है, भैया रस्सी में कोई तो होगा 2 सेंटीमीटर में पार्टिकल, ये जैसे 2, तो जो 2 सेंटीमीटर पर पार्टिकल है उसका तीसरे सेकंड डिस्प्लेसमेंट क्या है? क्या बेटा? भैया तो फिर जब पूछा जाएगा तो हाँ बता रहा हूं मैं, वही 1 मिनट रुको बेटा। तो यहां अच्छा यदि मैं आपसे कहता हूं वाई बताओ, तो वाई, अरे इतने सारे पार्टिकल हैं, सब ऑसिलेट कर रहे हैं, इसका वाई अलग है, इसका वाई अलग है, इसका वाई अलग है। और फिर एक और चीज सुनो, इस पार्टिकल का वाई अलग हो गया थोड़ी देर के बाद। तो यहां वाई सिर्फ टी का फंक्शन नहीं होता, वाई एक्स और टी दोनों का फंक्शन होता है। जिसका मतलब होता है कि किस पार्टिकल का किस समय वाई बताना है। इस लाइन का मतलब यह है कि 2 सेंटीमीटर पर जो पार्टिकल है उसका तीसरे सेकंड डिस्प्लेसमेंट बताओ। अच्छा ये बताइए, यदि मैं ये बोलता हूं y24, इसका क्या मतलब है? उसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बताना है, उसी पार्टिकल का वाई बताना है कि वो कितना ऊपर उठ गया या कितना नीचे गिर गया, लेकिन किस समय? चौथे सेकंड। समझ रहे हो ना? y23 का मतलब दूसरे पार्टिकल का तीसरे सेकंड, दूसरे पार्टिकल का दूसरे नहीं, 2 सेंटीमीटर पे जो है, 2 सेंटीमीटर पर जो है उसका चौथे सेकंड। ऐसे एग्जैक्ट बता पाओगे तो एक ऐसी इक्वेशन जो x और t दोनों का फंक्शन हो। अच्छा इसका क्या मतलब है? y42 का क्या मतलब है? ये दोनों एक ही बात है, अलग अलग बात है? अलग अलग बात हो गई है। अब ये पता है क्या जानना चाहते हैं? जो चौथे सेंटीमीटर पे, माना ये दूसरा पार्टिकल था, चौथा ये पार्टिकल है, इमेजिन करो जो चौथे सेंटीमीटर पे पार्टिकल है उसका दूसरे सेकंड डिस्प्लेसमेंट। गौर से सुनना, यहां वाई 2 वजह से बदल रहे हैं, हर पार्टिकल का वाई अलग अलग है। अच्छा बताना, इस फोटो को मैं फ्रीज कर दूं, फ्रीज, तो यहां पे बताइए हर पार्टिकल का एक्स अलग अलग है, ठीक है? ब्लर आ रही है वीडियो? नहीं बेटा ठीक आ रही है वीडियो। तो यहां ना वाई एक्स और टी दो का फंक्शन है। वीडियो में इश्यू आ रहा है बेटा, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो होपफुली अब मैं बस इतना दिमाग में रखिए कि एक इक्वेशन होती है, एक इक्वेशन होती है, ठीक है, जो किसी भी पार्टिकल का किसी भी समय डिस्प्लेसमेंट बता देती है। तो सुनिए, मैं आपको याद नहीं होगी, मैं बता देता हूं। यदि कोई इक्वेशन ऐसे वेव जा रही है, सुनो ऐसे, बताइए ये वेव इधर जा रही है, इसको एक्स एक्सिस मान लीजिए, इसको वाई एक्सिस, वो हाँ। तो यदि कोई इक्वेशन, वेव इक्वेशन बेटा मेरी तरफ से ठीक आ रही है, मेरे यहां भी सिग्नल ठीक आ रहे हैं, ठीक है? तो सुनिए, यदि कोई वेव एक्स एक्सिस की ओर जा रही हो और उसका आपको वाई पता करना हो, वाई, तो वाई, ठीक है, या तो वाई लिख दो, नहीं तो वाई एक्स कॉमा टी, वो इक्वेशन होती है ए साइन ओमेगा टी। यहां तक तो केवल एसी में भी पढ़ लिया था, माइनस के एक्स, यहां पर टी और एक्स दोनों का फंक्शन होगा। मैं थोड़ी दोस्ती कराऊंगा यदि 11 में बिल्कुल ही न ले रहे हो तो। यानी जो वेव इक्वेशन होती है उसके आर्गुमेंट में, फेज में सिर्फ ओमेगा टी नहीं आता, के एक्स भी आता है। और ये कोई, अच्छा ये बताओ, क्या ऑल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन सिर्फ यही होती है क्या?
सिर्फ साइन ही होनी चाहिए? अरे साइन की जगह कॉस हो सकता है, माइनस कॉस हो सकता है, माइनस साइन हो सकता है, तो जरूरी नहीं है। आपकी वेव इक्वेशन ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स हो सकता है, और वाई एक्स टी ए कॉस ये आगे ये पीछे हो सकता है के एक्स माइनस ओमेगा टी। लेकिन हाँ, बस जो याद रखने वाली बात ये है कि जो वेव इक्वेशन होगी उसमें के एक्स भी आएगा और ओमेगा टी भी आएगा। हाँ, साइनोसॉडियल होगी, बिल्कुल ठीक, साइन कॉस का फंक्शन होगी, और उसके अंदर जो एंगल में होगा वो ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी माइनस के एक्स, या के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये दोनों टर्म होने चाहिए। ओमेगा टी से तो आपकी दोस्ती है, के बता देता हूं, ये जो के मैं लिख रहा हूं ना, ये जैसे ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है 2π/t, वैसे ये जो के होता है ये होता है 2π/λ, ये 2π/λ होता है। हाँ, वेव इक्वेशन में ये दोनों कंपलसरी है, वेव में ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, कंपलसरी है। जैसे सर्किल की इक्वेशन में एक्स और वाई दोनों आने चाहिए ना, एक्स स्क्वायर प्लस और भी शर्तें हैं उसमें, इलिप्स में और भी शर्तें, तो वैसे ही के एक्स भी आना चाहिए, ओमेगा टी भी, जिसमें ओमेगा तो आप पुराना से जानते हो, के है 2π/λ, ये होता है रेडियन, ये सेकंड, तो इसकी यूनिट हुई रेडियन पर सेकंड, ये रेडियन, ये मीटर, इसकी यूनिट हुई रेडियन पर मीटर के की, और इसका नाम, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी नहीं है, ये है प्रोपेगेशन कांस्टेंट, इसको बोलते हैं प्रोपेगेशन कांस्टेंट, प्रोपेगेशन कांस्टेंट या एंगुलर वेव नंबर, एंगुलर वेव नंबर, प्रोपेगेशन कांस्टेंट या एंगुलर वेव नंबर, ये नाम है इसका। दोस्ती करिए इससे। अभी और एक चीज और बेसिक समझिए, यदि कोई वेव, अच्छा ध्यान रखना, यदि मैं क्या स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ये लिखता हूं, तो ये वो इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की जो एक्स वाई प्लेन में होगी, थोड़ी बुद्धि लगाना, जो मैं बोल रहा हूं थोड़ी बुद्धि लगाना, ये उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जो एक्स वाई प्लेन में होगी, एक्स वाई जेड इसमें होगी। क्यों भैया, वाई जेड प्लेन में नहीं हो सकती स्ट्रेट लाइन, तो उस वाई जेड प्लेन में जो इक्वेशन होगी ना, उसमें वेरिएबल आएंगे वाई और जेड, तो हो सकता है वहां 2y + 3z, थोड़ा सा मेंटल लेवल बढ़ाइए अपना, इक्वेशन वाई और जेड में भी हो सकती है, एक्स और जेड में भी हो सकती है ना ये चीज। तो अभी मैं इसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी और लाऊंगा, ये किस वेव की इक्वेशन है, ये उस वेव की इक्वेशन है जिसका प्रोपेगेशन किधर हो रहा है, बोलो, पॉजिटिव एक्स की ओर हो रहा है, और जिसके पार्टिकल वाई डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं। देखो, ये उस वेव की इक्वेशन है, ये उस वेव की, रीजॉइन करना है अभी 28 EM वेव में कंटिन्यू, यहां पर, तो ये उस वेव की इक्वेशन है, ये उस वेव की इक्वेशन है जो वेव पॉजिटिव एक्स की ओर जा रही है और पार्टिकल वाई डायरेक्शन में ऑक्सीलेट कर रहे हैं। तो यदि आपको इक्वेशन रटनी है तो उसके साथ ये भी रटना पड़ेगा कि ये किस समय की, किस सिचुएशन की इक्वेशन है। इसमें एक मामूली सा चेंज और है, यदि वेव ऐसे जा रही हो बेटा, प्लीज, अब मैं बेटा ज्यादा 11th में तो नहीं जाऊंगा, ठीक है, लेकिन इतना और याद रखो, बताना इस फिगर और इस फिगर में क्या अंतर है। जो एक अंतर है और एक समानता है। अंतर यह है कि ये वेव पॉजिटिव एक्स की ओर जा रही है और ये वेव नेगेटिव एक्स की ओर जा रही है, ये अंतर है। समानता यह है कि इसमें भी पार्टिकल वाई डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे हैं और इसमें भी पार्टिकल वाई डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे हैं। तो बस जब इक्वेशन ऐसी, जब शेप ऐसी, सॉरी वेव ये सिचुएशन की होगी, तो यहां वाई की जो इक्वेशन होगी ना, वो ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स लिखेंगे यहां पर, ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, अभी बस रट लीजिए, और बाई चांस 11th के बैच में जब पढ़ाऊंगा ना तो वहां डिटेल में पढ़ लेना। इस फर्स्ट फिगर में 3 में कौन सी, अरे उसे छोड़ो बेटा, अभी माधव उसको क्लियर नहीं कर पाओगे, बस इतना, अभी सिर्फ इतना समझो, इतना समझो, सिर्फ इतना समझो कि जो वेव पॉजिटिव एक्स की ओर जाएगी वो साइनोसॉडियल शेप में होगी और उसके आर्गुमेंट में ओमेगा टी और के एक्स आएंगे, और जो वेव नेगेटिव एक्स की ओर जा रही होगी, एक्चुअली एक ने पूछा कि क्यों हो गया ये,
तो इसमें ना x के कोऑर्डिनेट नेगेटिव में रखे जाते हैं, देखो ये -x, तो वो प्लस हो जाता है ए साइन। बस इतना याद कर लीजिए। अब क्या याद करना है वो मैं बताता हूं। आंखों में भर लीजिए कि जो इक्वेशन ऐसी होगी उसमें भी ओमेगा टी के एक्स आ रहे हैं, और जो ऐसी वेव जा रही होगी उसमें भी ओमेगा टी और के एक्स आ रहे हैं, है ना। तो आपको पहचानना क्या है, सिंपल है, दैट इज यदि ओमेगा टी एंड के एक्स अपोजिट साइन के हों, सुनना, यदि ओमेगा टी और के एक्स अपोजिट साइन के हो, जैसे इसमें ये ओमेगा टी प्लस का है, के एक्स माइनस का है, या फिर ये के एक्स प्लस का है और ओमेगा टी माइनस का है, तो यदि ओमेगा टी और के एक्स अपोजिट साइन के हैं तो वो वेव पॉजिटिव एक्स की ओर जा रही होगी। समझ गए कि नहीं समझ गए? सिंपल है, जरूरी नहीं मैं लिखूं, ऐसे ही समझ लो। यदि के एक्स और ओमेगा टी अपोजिट साइन के हैं तो वो वेव पॉजिटिव एक्स की ओर जा रही होगी, और यदि ओमेगा टी और के एक्स सेम साइन के हैं, सेम टू सेम साइन के हैं, तो वो वेव नेगेटिव एक्स की ओर जा रही होगी। अभी इतना समझ लीजिए, ये 11th का पास, ठीक है ठीक। अब इसमें एक चीज और देखता हूं, आपके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी और आई या नहीं आई, एक छोटी सी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। ये तो मैंने समझा दिया ठीक कि पॉजिटिव एक्स की ओर जाने वाली इक्वेशन में ओमेगा टी और के एक्स के साइन अपोजिट होंगे और नेगेटिव एक्स की ओर जाने वाले के साइन सेम होंगे। अब देखिए एक चीज और बताना बेटा, यदि ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, वे वैसे भी तो जा सकती है ना। समझिए, अब एकदम से हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। अब थोड़ा सा एनालाइज करिए, इसमें किस टाइप की इक्वेशन होगी। पहले तो देखिए ये वेव जा किधर रही है, ये नहीं, अभी कॉस साइन को छोड़ो, कॉस और साइन नहीं बात कर रहा हूं मैं, कॉस और साइन की बात नहीं करनी, वो कुछ भी ले लेना है नहीं। अभी ये वेव किधर जा रही है, ये वाई की ओर जा रही है। हाँ बेटा, अभय ने सही टाइप किया है, यहां एक्स वाई कॉमा टी होगी। सबसे पहली चीज एलएचएस जिसने टाइप करी है, और प्रिंस ने भी आगे का टाइप कर दिया है, वेरी गुड। सबसे पहले एलएचएस टाइप किया, वो ये समझिए, क्योंकि इसमें जो पार्टिकल है वो एक्स डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं। क्या मेरे को समझ नहीं आ रहा बेटा, सुमित क्या लिख रहे हो, क्या भी हो सकता है सर, मुझे नहीं समझ में आ रहा सुमित बेटा, ये क्या लिखा है आपने। हाँ तो समझना बेटा, ये अब ये वेव किधर जा रही है, ये वेव का प्रोपेगेशन है। देखो ये जो होता है ना, ये यहां पर जो होता है आर्गुमेंट में, वो ये बताता है कि वेव एक्स की ओर जा रही है। जैसे इसमें ये एक्स की ओर जा रही थी तो ये एक्स था, ये वेव वाई की ओर जा रही है। ठीक है, बता रहा हूं बेटा, बता रहा हूं सर। इसमें एफ पता नहीं क्या क्या तो पूछ रहे हो, आई डोंट नो। तो अब ये वेव जा रही है पॉजिटिव वाई की ओर, तो इसमें जो इक्वेशन होगी वो ये होगी, ए साइन ओमेगा टी माइनस के वाई। यहां समझिए बेटा, एक एक चीज समझिए। यहां पहली बात, क्योंकि ये पॉजिटिव वाई की ओर जा रही है, पॉजिटिव वाई की ओर जा रही है, तो इसलिए ये दोनों अपोजिट साइन के होंगे। दूसरा, क्योंकि ये वाई की ओर प्रोपेगेट कर रही है, वाई की ओर प्रोपेगेट कर रही है, तो यहां के वाई। यदि ये जेड की ओर प्रोपेगेट कर रही होती तो के जेड, एक्स की ओर प्रोपेगेट कर रही थी तो के एक्स। और इसमें जो पार्टिकल है वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेंगे, यानी एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये एक्स डायरेक्शन एक्स बताइए पार्टिकल का। ठीक है, तो यानी जो चीज, हालांकि मैं सच बता रहा हूं, आपकी जो ईएम वेव्स में जो क्वेश्चन है वो इसी पर ही हो जाएंगे, इसी पर ही हो जाएंगे। सुमित बेटा आप क्या कह रहे हो, एक मिनट रुको। पहले तो आपको 11th के इतने से काम चल जाएगा, आपका इतने से काम चल जाएगा। अब आ जाइए, ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफिशियली अब स्टार्ट करते हैं। अब सच बता रहा हूं, बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आसान है। और कल, हाँ कल की छुट्टी है आपकी, कल की छुट्टी है आपकी, क्योंकि वो ऑल्टरनेट बैच 12th 11th का भी हो गया है। ठीक है, तो आज की और संडे, परसों संडे है, संडे को ये खत्म कर दूंगा मैं। ठीक है, ओके चलिए। अब इधर देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम वेव, ईएम वेव। सबसे पहली बात आपको याद होगा, यदि चार्ज रेस्पर हो तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, ई ओनली।
ये तो सेंटेंस रटे होनी चाहिए तीन सीक्वेंस में। यदि चार्ज रेस्ट पर हो तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, यदि चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में हो, चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन हो, यूनिफॉर्म मोशन मतलब जर्क ना दे, यूनिफॉर्म मोशन हो, तो ई भी बनेगा एंड बी भी एक्शन में आ जाएगा, बी भी अवतार ले लेगा। हाँ, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ये। लेकिन तीसरी बात, यदि ये जो क्यू है वो इफ क्यू इज एसिलरेटेड, क्यू यदि एसिलरेशन में आ जाए, घटे बड़े वेलोसिटी है ना, तो जो ई और बी बनेंगे ना वो भी घटेंगे बढ़ेंगे, उनकी वैल्यू भी कांस्टेंट नहीं हो पाएगी। बस उस समय जो ई एंड बी बनते हैं ना, उस समय जो ई एंड बी बनेंगे वो भी बदलते हुए बनेंगे, बस उसको हम ईएम वेव बोल देते हैं। ध्यान रखना, जब क्यू रेस्ट पे होगा तो सिर्फ ई बनेगा, यदि क्यू यूनिफॉर्म मोशन में होगा, बेटा नीरज उस बात को तो छोड़ दे बेटा, मेरे नाम से कोई और आ गया है, ये आ गया है, इस चीज पे मेरे को भी डाइवर्ट मत किया करो, आने दो, ठीक है? कुछ नहीं हो सकता ना उस चीज का, है ना? और कोई नहीं, बस कुछ दिन रुक जाओ, अभी फीस मांगूंगा मैं, फीस के बिना मैं पढ़ाऊंगा नहीं अब सेकंड बुक, एक दिन की बात और रह गई है, तो ये जो बकवास करता है ना बीच में, उसे भी फीस तो देनी पड़ जाएगी, तब पढ़ पाएगा वो। हाँ कोई नहीं बेटा, हमें अपनी एनर्जी से यहाँ पे यहाँ दिमाग लगाना है हमें। तो यदि चार्ज रेस्ट पर हो तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, यदि चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में हो तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड बनेंगे, यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म होंगे, ये घटेंगे बढ़ेंगे नहीं। लेकिन यदि चार्ज एक्सेलरेटेड होगा तो ई और बी बदलते रहेंगे, बस उस बदलते हुए इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड को ईएम वेव बोलते हैं। पहले तो ये इलेक्ट्रिक, तो एक नंबर का कंसेप्चुअल क्वेश्चन, हाउ द ईएम वेव्स आर जनरेटेड। आप चार्ज को एक्सेलरेट करा दो, ईएम वेव बन जाएंगी। आप चार्ज को एक्सेलरेट कराइए, अच्छा ऑसिलेट भी करा सकते हो, जैसे एलसी सर्किट था ना, एल सी, उसमें चार्ज ऑसिलेट करता था, तो ऑसिलेशन जो हो रहा था ना, बिना एक्सीलरेशन के हो ही नहीं सकता, दुनिया का कोई भी ऑसिलेशन बिना एक्सीलरेशन के हो नहीं सकता, तो इनडायरेक्टली उसमें भी वो एक्सीलरेटेड ही था। तो एलसी सर्किट भी ईएम वेव्स निकालते हैं, क्योंकि वहां भी चार्ज एक्सीलरेटेड था, नहीं सर ऑसिलेशन था। कंफ्यूज, आप कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, शायद एक्सीलरेशन बोलना चाह रहे होंगे, ऑसिलेशन बोल रहे होंगे, ऑसिलेशन बोलना चाह रहे होंगे, एक्सीलरेशन बोल रहे होंगे। नहीं, क्लियर करता हूं फिर से, एक्सीलरेटेड होना चाहिए, ईएमएफ निकलेगा, कहानी खत्म। लेकिन ये एक ऐसा केस था जिसमें चार्ज ऑसिलेट कर रहा था, लेकिन ऑसिलेशन भी एक्सीलरेटेड ही होता है, तो इसलिए ये भी ईएमएफ निकालेगा, ठीक है? एक्सीलरेशन में डायरेक्शन मैग्नीट्यूड बोथ। हाँ, डायरेक्शन का तो बेटा मुझे को इतना डिटेल में नहीं पता, डायरेक्शन का नहीं पता, मैं पढ़ के बताऊंगा इसे, तो फिर ये तो पहली बार ऐसा क्वेश्चन आया है ना। चलिए अब इधर देखिए, एक्सीलरेशन की नहीं कह सकता मैं उसकी, चलिए अब आगे देखिए। तो ईएम वेव, एक नंबर का क्वेश्चन तो ये बन गया कि हाउ द ईएम वेव्स आर प्रोड्यूस्ड, एक्सीलरेटेड चार्ज प्रोड्यूस ईएम वेव्स, ऑसिलेटिंग चार्ज प्रोड्यूस ईएम वेव्स। अच्छा, इसमें ये जो एलसी सर्किट था, इसकी एक और खूबी बता दूं, इसमें चार्ज जिस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा, इसमें चार्ज जिस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा, सबको पता है ना किस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करता है, 1/2 पाई अंडर रूट एलसी, इस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करता है। इसी फ्रीक्वेंसी की ईएम वेव निकलेंगी, ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएम वेव भी यही होगी, यानी एलसी सर्किट में चार्ज जिस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करता है उसी फ्रीक्वेंसी की ईएम वेव निकलेंगी। अब आ जाओ, ईएम वेव की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वेव होती है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी वाइब्रेट कर रहा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वाइब्रेट कर रहा होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी वाइब्रेट कर रहा होता है, दोनों परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहे होते हैं, और दोनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होते हैं। पता नहीं क्या बोल गया मैं, कंफ्यूज, पता नहीं क्या बोल गया मैं, कोई नहीं, सुनो समझा दूंगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये तो तुम्हें पता चल गया कि आर प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल ईएम वेव प्रोड्यूस करता है। अब ये दिखती कैसी है, देख तो कोई नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी जो हम एनिमेशन देखते हैं, ठीक है, जो इनके सिम्टम्स आते हैं वो क्या फील कराते हैं, देखिए, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है
मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। समझाता हूं, एक मिनट मुझे बताइए, जैसे ये रस्सी है और देखना बेटा, ये रही रस्सी है, इमेजिन करो, है ना, एक रस्सी में मैंने यूं जर्क दे दिया, तो बताइए ये वेव किधर जा रही है? मेरे इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, ये वेव किधर जा रही है? जल्दी बताइए, वेव किधर जा रही है? वेव किधर जा रही है? जी हाँ, पॉजिटिव एक्स की ओर तो वेव जा रही है। बिल्कुल ठीक। इसमें पार्टिकल किधर वाइब्रेट कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक बताया, जिन्होंने टाइप किया सबने ठीक, कि ये वेव पॉजिटिव एक्स की ओर जा रही है। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन, इसमें पार्टिकल किधर वाइब्रेट कर रहे हैं? इसमें पार्टिकल वाई डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं, प्लस माइनस वाई बोल सकते हैं, बिल्कुल ठीक। अरे इन्होंने बड़ा स्टाइलिश आंसर दिया, प्लस माइनस वाई, बिल्कुल ठीक, क्योंकि ऊपर नीचे हो रहे हैं। हाँ, पार्टिकल वाई डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं। क्लियर है? अच्छा, सपोज करो ये रस्सी, फिर से बना रहा हूं मैं, रस्सी यूं ना जर्क देके मैंने यूं जर्क दे दिया, समझ पा रहे हो ना? मेरा हाथ देखो, एक तो यूं जर्क हाथ को, एक यूं। सपोज करो मैंने रस्सी को यूं जर्क दे दिया, यदि मेरा फील करवा रहे हो तो बताइए बेटा, यदि मैं फील करा पाया, ये वेव किधर जा रही है? ये वेव किधर जा रही है? हाँ, किधर जा रही है? किधर प्रोपेगेट कर रही है? जी हाँ, ये भी पॉजिटिव एक्स की ओर प्रोपेगेट कर रही है। वेव पॉजिटिव एक्स की ओर जा रही है, ये देखो ऐसे जा रही है, लेकिन इसके पार्टिकल किधर वाइब्रेट कर रहे हैं? जेड डायरेक्शन में। इसमें रस्सी के पार्टिकल जेड डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं, यानी पहले वाले फिगर में ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, दूसरे वाले फिगर में ऐसे। क्लियर है? अब सुनिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट कर रहा होता है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट कर रहा होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट कर रहा होता है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट कर रहा होता है। ये रहा ई, ये रहा बी। इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी हरकतें कर रहा होता है, मैग्नेटिक फील्ड अपनी हरकतें कर रहा होता है, ये दोनों होते हैं, और दोनों को जोड़ दीजिए, और दोनों को जोड़ने के बाद जो वेव बनेगी, दोनों को जोड़ने के बाद देखना बेटा, कोशिश करूंगा मैं, वरना मैंने एनिमेशन तो भेज ही दिए। इन दोनों को जोड़ रहा हूं, ये रहा बेटा ई, ये मैंने क्या बनाया? ई। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक वेव ऐसे जा रही है, हालांकि इलेक्ट्रिक वेव कोई होती नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है, ठीक। ये है ई फील्ड, इसके ऊपर इसे सजा दूं, आपको अलग कलर दिखेगा तो नहीं, लेकिन कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। ये इसके ऊपर ये और सुपर इंपोज कर रहा हूं, तो देखिए ये कुछ पल्ले पड़ा। कोशिश, मेरे में जितनी औकात है, क्षमता है, आप एक काम करो, एनिमेशन तो नहीं देख सकते, ठीक है, आप नहीं देख सकते, कोई बात नहीं, एनसीईआरटी तो देख सकते हो। एनसीईआरटी का पेज नंबर 275 देखिए पहले, कोई नहीं, पेज नंबर 275 खोलिए एनसीईआरटी का, ठीक है। अभी यानी प्लीज समझिए, एक वेव ये रही, एक वेव ये रही, दोनों को जोड़ दो, है ना, दोनों को जोड़ दीजिए। अच्छा, और एक और कोशिश करता हूं, बड़ा कॉमन एग्जांपल है, मोस्टली टीचर ऐसे ही पढ़ाते हैं, मैं भी वही कंटिन्यू करता हूं। देखिए, पता है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कभी देखो बढ़ रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ और है, यहाँ कुछ और है, फिर घटने लगी, फिर पलट गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में हरकत कर रहा है। ये एरो ये बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है। अब सुनिए, जैसे सपोज करो मैं चल रहा हूं, फील करना जो मैं कोशिश कर सकता हूं। देखिए मेरे हाथ को देखना, ये क्या है बेटा, इस वाले हाथ को देखना, इस वाले, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है ऐसे, किस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है बोलो? वाई। ये क्या चीज है? ये मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा है। अब देखना, अभी एक चीज और, तीसरी चीज और जोड़ूंगा इसमें, मेरे इस हाथ को देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा है, इस हाथ को देखना, मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा है। बताओ, ये वाला हाथ वाई डायरेक्शन में ऑसिलेट करा रहा हूं मैं, ये वाला हाथ जेड डायरेक्शन में ऑसिलेट करा रहा हूं। अब एक चीज और जोड़ रहा हूं, देख रहे हो धर्मेंद्र का डांस तो दिखाया है मैंने तुम्हें, है ना। अब ये वाला डांस देख लो, ये क्या हो रहा है भैया, ये क्या हो रहा है भैया, ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, ईएम वेव्स दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो बेटा, फील करो कि देखिए इधर इलेक्ट्रिक फील्ड भी आगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी पता है, एक मिनट, मैग्नेट दूसरी मैग्नेट को दूर से खींच देती है कि नहीं?
एक मैग्नेट दूसरी मैग्नेट को दूर से खींच लेती है, जिससे ये साबित हो रहा है, जिससे साबित होता है मैग्नेटिक फील्ड पहुंच गया वहां तक। ठीक है, हाँ बस 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 यही चीज बता रहा हूं, परपेंडिकुलर बहुत सही पहुंच गया हरेंद्र फुल फॉर्म में बेटा, तो समझ रहे हो। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, और साथ के साथ ये आगे भी बढ़ रहे हैं। और ऋतुराज सर यानी ईएम वेव चल भी रही है, आगे भी भग रही है। यानी जब आप टॉर्च मारते हो ना, लेजर टॉर्च एक शायद एनिमेशन में भी मौजूद था, तो वेव तो गई लाइट उधर पॉजिटिव एक्स की ओर, उसके अंदर ये हरकत हो रही है, ऐसे ऐसे समझ लो ये। तो अब आप देखिए, ठीक है, इसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर ऑसिलेट कर रहा है, वाई डायरेक्शन में। इस एग्जाम्पल में ध्यान रखना, अब मैं सपोज करो यूं भी तो चल सकता हूं, है ना, यूं भी तो चल सकता हूं, ठीक है, आपकी तरफ भी तो आ सकता हूं, हाँ ये चीज। तो अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में, इस एग्जाम्पल में वाई डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में। अच्छा, इनमें एक अच्छी बात क्या है, ये दोनों डायरेक्शन जरूर अलग अलग है वाइब्रेट करने की, एक वाई एक जेड, लेकिन होते सेम फेज में। सेम फेज का मतलब जब जीरो तो दोनों जीरो, मैक्सिमम तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर है, उसी समय मैग्नेटिक फील्ड अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर है। मतलब यदि इस इंस्टेंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट हो गया है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी बी नॉट हो गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसी और है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कुछ और होगी। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन, ये मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन, दोनों जीरो एक साथ हुए, फिर दोनों पलटे। इलेक्ट्रिक फील्ड जो वाई में था वो माइनस वाई हो गया, मैग्नेटिक फील्ड जो जेड में था वो माइनस जेड हो गया। यानी जिस समय इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस ई नॉट होगा, माइनस ई नॉट, मैग्नेटिक फील्ड माइनस बी नॉट होगा। होपफुली कि शायद समझा पा रहा हूं मैं। ये दोनों सेम फेज में चलते सेम फेज में, ठीक है सर, सिग्नल ही की फॉर्म में, हाँ हाँ इन्हीं को बोलते हैं सिग्नल, आगे पढ़ोगे। ये है बेटा ईएम वेव का प्रोपेगेशन। इस फिगर में वेलोसिटी किधर की ओर है, पॉजिटिव एक्स की ओर। अच्छा, इनमें एक शर्त होती है, एक चीज और सुनना, ये नहीं कि कहीं भी ई बना लो, कहीं भी बी बना लो, कहीं भी डायरेक्शन बना लो। ई क्रॉस बी, डायरेक्शन ऑफ ई क्रॉस, गलत लिख गया मैं, डायरेक्शन ऑफ ई क्रॉस बी, ई क्रॉस बी से जो डायरेक्शन आनी चाहिए बराबर आनी चाहिए डायरेक्शन ऑफ वी वेक्टर के। ध्यान रखना, करके दिखाता हूं आपको, ये शर्त है बेटा। जब भी आप कोई ईएम वेव सजाओगे, आप ऐसे भी ईएम वेव सजा सकते हो, ऐसे करके भी तो सजा सकते हो, है ना, ऐसे करके भी गंदा सा भद्दा सा फिगर बना, लेकिन कोई नहीं, लेकिन उसमें ये शर्त जरूर होनी चाहिए, ये इनमें रिलेशनशिप होती है कि ई क्रॉस बी की जो डायरेक्शन आएगी वो वही आएगी जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है। इसमें इस एग्जाम्पल को बनाते समय इस बात का भी ध्यान दिया है मैंने, चेक कराता हूं, बताओ ई की डायरेक्शन किधर है, जे कैप, है ना, जे कैप, वाई डायरेक्शन मतलब जे कैप क्रॉस, बी वेक्टर किधर है, के कैप, और जे क्रॉस के क्या होता है बोलो, आई, जे क्रॉस के आई कैप होता है कि नहीं, और ये आई कैप की ओर ही जा रही है, ठीक है। तो यानी याद रखना, जब भी हम कोई रैंडम फिगर बनाएंगे, बना सकते हो, आपको छूट है, रैंडम फिगर बना सकते हो, लेकिन उसमें ये चीज भी ओबे होनी चाहिए कि ई क्रॉस बी की डायरेक्शन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम आनी चाहिए। अब और एक और चीज, ये तीनों परपेंडिकुलर होते हैं म्यूचुअली, देखो ये तीनों चीज परपेंडिकुलर होती हैं, ई बी के, ई वी के और बी वी के, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं, चेक करो म्यूचुअली। हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट जो पढ़ाया था वही, क्रॉस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, बिल्कुल आज क्रॉस प्रोडक्ट की फिर यूज होगी, ठीक है। तो ये तीनों म्यूचुअली, ये मैं क्या पढ़ा रहा हूं, ये जब अगली क्लास लूंगा ना उसमें फटाफट पढ़ाऊंगा, फिर आज तो बड़ा स्लोली ईएम वेव को समझा रहा हूं, एंड में कुछ चैप्टर के एंड में कुछ सवाल है वो आपको रटने नहीं पड़ेंगे। अब ये ईएम वेव की प्रॉपर्टीज हैं, एक बार में लिस्ट कर दूंगा, फिर बातों में कई प्रॉपर्टी आ गई ईएम वेव की, ठीक है। लेकिन अभी एक तो ये कि इसमें, अच्छा एक और बात बताओ, जिस तरीके का इसका चलने का अंदाज है, बताओ वेलोसिटी इधर जा रही है, वेव इधर जा रही है, और पार्टिकल परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहे हैं, पार्टिकल तो नहीं है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो वाइब्रेट कर रहे हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड तो वाइब्रेट कर रहे हैं ना, ये ट्रांसवर्स वेव हुई। मैंने ट्रांसवर्स वेव बताई थी ना कि वेव जिधर जाए
जैसे वेव इधर जा रही है और पार्टिकल उसके परपेंडिकुलर वाइब्रेट करे तो वो ट्रांसवर्स होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर ट्रांसवर्स इन नेचर। एक और चीज इसमें, यदि मैंने आपको क्या बताया, ई और बी सेम फेज में चलते हैं, सेम फेज में चलेंगे, जिएंगे एक साथ, मरेंगे एक साथ, बट डायरेक्शन अलग है। मैक्सिमम तो दोनों मैक्सिमम हो जाएंगे, जीरो तो दोनों जीरो हो जाएंगे। नहीं बेटा, ई में ई। अब आ जाओ, सुनिए, अब यदि मैं ई की इक्वेशन, सुनो, ई की इक्वेशन इसको देखो, केवल ई नॉट साइन कुछ इस टाइप में लिखता हूं, मान लो कुछ इस टाइप में लिखूंगा, क्योंकि ये वेव एक्स की ओर जा रही है, के एक्स आएगा, क्योंकि ये वेव पॉजिटिव एक्स की ओर जा रही है तो ओमेगा टी के एक्स का साइन अपोजिट आएगा। ये ई का एम्पलीट्यूड है, तो ये ई की इक्वेशन है। तो पता है बी की इक्वेशन में ज्यादा सोचना ही नहीं है, तो बी की जो इक्वेशन होगी वो बस बी नॉट, बाकी इतना हिस्सा सेम चिपकाना है, सेम टू सेम, क्योंकि ईएम वेव की एक प्रॉपर्टी क्या बताई, ये दोनों सेम फेज में चलती हैं। तो यदि यहां, अच्छा यहां पहली बार चॉइस होगी आपकी, पहली बार आप कॉस मान सकते हो कि नहीं मैं तो कॉस लिखूंगा। यदि आप यहां कॉस चुनते हो तो फिर यहां पे भी कॉस होना चाहिए। यहां साइन चुनते हो तो यहां साइन ही होना चाहिए। यदि यहां पर के एक्स आपने पहले लिखा माइनस ओमेगा टी बाद में, तो फिर इसे भी ऐसे ही लिखो पहले। तो ई और बी सेम फेज में होंगे। यहां उनका एम्पलीट्यूड अलग अलग हो सकता है, हाँ एम्पलीट्यूड अलग अलग हो सकता है नहीं, होता ही है, एम्पलीट्यूड अलग अलग होता है। और यदि मैं इनकी चांद पर डंडा कर दूं, तो यदि मैं इसकी चांद पर डंडा कर रहा हूं तो यहां जे कैप आएगा। बताओ क्यों आएगा जे कैप? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में। और यदि इसकी चांद पर डंडा करूं तो यहां के कैप आएगा। ये जो मैंने यूनिक एग्जांपल बताया, इसे पूरी तरीके से रट लीजिए, पूरी तरीके से रट लीजिए। ई एंड बी एंड वेव, वेव नहीं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। ऑक्सीलेट तो वो कर रहे हैं ना, ई एंड बी सेम फेज में होंगे। ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की छोटी सी क्लास अभी, ठीक है। बाकी प्रॉपर्टी और ये सब अगली क्लास में लिस्ट करा दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, इतना पढ़ना है, एनिमेशंस देखना जो भेजे मैंने, और आपको कुछ अच्छा लगे सर्च कर